लास्ट क्लास में हमने एफपीटीपी और पीआर किया था। एफपीटीपी और पीआर मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि आपको फिर से क्लैरिटी हो जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। एफपीटीपी के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके जितना भी देश है उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उसके बाद वोटिंग होती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। आप जो है किसी को ज़्यादा वोट मिलते हैं और किसी को कम वोट मिलते हैं। बट अगर एक पार्टी को पूरी तरह से पावर में आना है, पूरे देश में पावर में आना है या स्टेट में पूरे पावर में आना है, तो उनको आपका 51% की मेजोरिटी ऑफ सीट्स हासिल करना ज़रूरी है। मतलब कि अगर 543 सीट्स हैं तो उसके अंदर से उनको मिनिमम जो है आपका 272 या 273 सीट्स चाहिए। अगर कोई पार्टी जो है वो 273 सीट सिक्योर नहीं कर पाती है तो फिर टाई हो जाता है। फिर जो है आपका जो प्रेसिडेंट होगा या फिर अगर स्टेट इलेक्शन का वो स्टेट के इलेक्शन हैं तो उसके अंदर जो गवर्नर होगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होती है। जिस इंसान ने 51% की मेजोरिटी हासिल कर ली, 51% की सीट्स, नॉट वोट्स, 51% की सीट्स हासिल कर ली, उसको जो है विनर घोषित कर दिया जाता है। तो जिसको 51% पहले मिल गया वो जीत गया। दैट इज एफपीडीपी। पीआर सिस्टम के अंदर आपके पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है। पूरे देश का इकट्ठे एक ही जगह इलेक्शन, एक ही दिन इलेक्शन हो सकता है। और उसके अंदर आपका जो है वोट की काउंटिंग होती है। जिसको जितने परसेंटेज, जिस पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं उतने ही परसेंटेज उनका जो है पार्लियामेंट में शेयर हो जाता है। मतलब अगर किसी को 30% वोट्स मिले हैं, किसी को 20% वोट्स मिले हैं, किसी को 50% वोट्स मिले हैं, तो तीनों की तीनों पार्टीज विनर है। एक 20% से विनर है, एक 30% से विनर है और एक 50% से विनर है। तीनों पार्टीज के 20, 30 और 50% लोग आके वहां पे बैठेंगे। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। अब मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लार्ज जोग्राफिकल एरिया डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें आप बड़े बड़े एरिया को या तो पूरे देश को या बड़े बड़े एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे देश को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाए। और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की होती है। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलेंगे उसको उतना ही हक मिल जाएगा सरकार के अंदर। कोई एक पार्टी विनर नहीं होगी, सारी पार्टीज विनर है डिपेंडिंग अपॉन द शेयर ऑफ वोट्स दे गॉट। Then in an election, political party is that win a number of seats in representative body that are directly proportional to the number of votes they received in the elections. जिसको जितने परसेंट वोट मिल गए उसको उतनी परसेंट जो है मेंबरशिप मिल गई पार्लियामेंट में। तो अगर आम आदमी पार्टी को 20% मिली है, कांग्रेस को 30% मिली है और 50% बीजेपी को मिली है, तो और अगर आपकी 100 सीटें हैं, मतलब कि 100 मेंबर्स उनको चाहिए, तो 50 मेंबर बीजेपी से आएंगे, 30 मेंबर आपके आम आदमी से आएंगे और 20 मेंबर कांग्रेस से आएंगे। ठीक है। पीआर दो तरीके का हो सकता है। कुछ कंट्रीज जैसे इसराइल और नीदरलैंड्स, यहाँ पे पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। ये वन मार्कर आ जाएगा कि कौन सी कंट्री में पीआर सिस्टम के तहत पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। इसका आंसर है इसराइल और नीदरलैंड्स। अदर मॉडल जहाँ पे छोटे छोटी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब बड़े साइज की काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं, वो होता है आपका अर्जेंटीना और पोर्चुगल। ये वन मार्क में याद रखना है। पीआर सिस्टम दो तरीके का है, जहाँ पे पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा या पूरे देश में 5 या 7 या 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी। तो जहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसका एग्जाम्पल है इसराइल एंड नीदरलैंड्स। जहाँ पे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी बन जाएंगी 5-10, वहाँ पे अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल एग्जाम्पल है। ठीक है। इन इंडिया हमारे यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम मेजरली अपने देश में एफपीटीपी चलाते हैं। पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा क्या इंडिया में कहीं पे पीआर सिस्टम यूज होता है? तो हम बोलेंगे हाँ, इंडिया में पीआर सिस्टम यूज होता है। कहाँ होता है? बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में होता है। पीआर सिस्टम हमारा प्रेसिडेंट को चूज करने में यूज होता है, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने में होता है, राज्यसभा के इलेक्शंस में और विधान परिषद के इलेक्शंस में होता है। ये वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कोई डाउट? वेदिका, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है मेजोरिटी ऑफ सीट्स, एक होता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स।
मेजॉरिटी ऑफ सीट्स आपको हासिल करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर भी आपकी फर्दर क्या चीज़ होती है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की बात हम सबसे पहले करते हैं। जैसे आपके इलेक्शंस हुए, दिल्ली के इलेक्शंस हुए, हम सबसे पहले दिल्ली के इलेक्शंस की बात करते हैं। दिल्ली के इलेक्शंस हुए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और इलाके हैं, जैसे कि हरिनगर के अंदर ही 3-4 सेक्शंस बने हैं जहाँ पे अलग अलग वोटिंग होती है, अलग अलग वोटिंग आपके बूथ्स बने हुए हैं। देन आपका सुभाष नगर का अलग, रजौरी का अलग, तिलक नगर का अलग, इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो इनके यहाँ वोटिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हर लोकेलिटी से, जैसे हरिनगर से, मायापुरी से, आपका सुभाष नगर से, रजौरी से, तिलक नगर से, मोती नगर से, यहाँ पे जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिल गए, जो फर्स्ट आ गया वोट लेने में, चाहे उसको 25% वोट ही क्यों ना मिले हो, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं जो इलेक्शंस में खड़ी हुई हैं, और जो इनके अंदर से फर्स्ट आ गया, इररिस्पेक्टिवली कि उसको सिंपल मेजोरिटी मिली, 51% मिले कि नहीं मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता वोट्स के मामले में, इलाके के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि उसको 51% वोट्स मिले हैं कि नहीं मिले। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस इलाके से नंबर 1 पे कौन है, ठीक है। अगर सबको वोट्स मिल रहे हैं तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, परसेंटेज नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले। तो हो सकता है एक इलाके से आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए, और दूसरे इलाके से कांग्रेस को वोट मिल गए, तीसरे इलाके से बीजेपी को मिल गए, चौथे इलाके से फिर आम आदमी को मिल गए, पांचवें इलाके से आपका बीजेपी को मिल गए, इस तरह से काउंटिंग हुई, ठीक है। तो वोट्स के अंदर एरिया वाइज चुने जाने के लिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट कौन आया है, ठीक है। मेजोरिटी नहीं देखनी, आपको सबसे पहले एरिया वाइज में ये देखना है कि किसको सबसे पहले वोट मिल गया, ठीक है। पूरी रेस में पहला कौन नंबर पे है, बस ये देखेंगे पूरी रेस में सबसे पहले नंबर पे कौन है। ये हो गया क्लियर। इतनी बात समझ में आई कि हरिनगर से आम आदमी जीत गई, इस एरिया से बीजेपी जीत गई, इस एरिया से कांग्रेस जीत गई, इतना समझ में आया। ये हो गया एरिया वाइज। फिर पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनने की बात आती है, ठीक है। पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनने की बात आती है, जो केजरीवाल अभी हैं, उनके लिए क्या सीन होगा, उनके लिए देखा जाएगा कि टोटल कितने इलाकों में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके अंदर हमें मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है। जिस इलाके से जिसने जीतना था वो तो रेस लगी, और जो फर्स्ट आ गया वो जीत गया। बट अब हम ये काउंटिंग करेंगे कि अगर पूरी दिल्ली के अंदर 25 इलाके हैं, 30 इलाके हैं, 50 इलाके हैं, तो उन इलाकों को मिला के उन इलाकों को मिला के 51% सीट्स किसके पास जा रही हैं, 51% इलाकों में कौन आ रहा है, 51% या उससे ज्यादा। अगर आम आदमी पार्टी को 50% इलाकों में या उससे ज्यादा इलाकों में जीत हासिल हो जाती है, दिल्ली दिल्ली के, तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहलाएगा। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए था, मेजोरिटी ऑफ इलाके में आना चाहिए था, वो मेजोरिटी ऑफ सीट्स काइंड ऑफ थिंग, कि मेजोरिटी ऑफ इलाके में आम आदमी को आना चाहिए था। पर हर इलाके वाइज सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन से इलाके से नंबर 1 पे कौन है रेस में, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट हो गया। उसके बाद अब आपकी बात आती है आपका पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया के इलेक्शन की, जिसमें पीएम मोदी को चुनने की बात होती है, ठीक है। अब हर इलाके से, जैसे कर्नाटका में इलेक्शन हुए, आपका मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए, गुजरात में इलेक्शंस हुए, अलग अलग जगह पे इलेक्शंस हुए, इलाके वाइज कोई भी पार्टी जो रेस में फर्स्ट आ जाएगी वो चुन ली जाएगी, ठीक है। जो सी पार्टी जिस इलाके में फर्स्ट आ गई, उस एरिया के अंदर वो पार्टी रूल कर रही है। फिर स्टेट मिनिस्टर्स हमने ये देखा था कि कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है, 51% से ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पे वो पार्टी का रूल आ जाएगा। उसके अलावा लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग होती है पर स्टेट, कुछ सीटें मानी जाती हैं कि दिल्ली की स्टेट से इतनी सीटें हैं, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश की स्टेट से इतनी सीटें हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो 543 पूरी सीट्स पूरे हिंदुस्तान की मानी जाती हैं। उस 543 सीट्स में भी अब किसको मेजोरिटी मिल रही है, क्या 272 सीट्स किसी सिंगल पार्टी को मिल रही हैं कि नहीं, फिर हम वो देखते हैं। तो 272 सीट्स जो हैं अगर कांग्रेस को मिल गई या बीजेपी को मिल गई या उससे ज्यादा मिल गई, तो वो पावर में आ जाएगा। तो सबसे लोकल, सबसे माइन्यूट लेवल पे हम सिर्फ रेस देखते हैं कि वोटिंग सबसे ज्यादा वोट्स में आगे कौन है, रेस वाइज,
ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम मेजोरिटी ऑफ सीट्स देखते हैं। कुछ कुछ समझ में आया? ठीक है। तो माइन्यूटेस्ट लेवल की बात करी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलाके वाइज मेजोरिटी ऑफ वोट्स काम हो जाता है कि किसको ज्यादा वोट मिल गए, बस वही जीत गया, चाहे उसे 25% वोट ही क्यों ना मिले हो। बट जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है और जब पीएम बनने की बात आती है, तब हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ सीट्स 51% से ज्यादा किसके पास है। तो किसी भी एरिया का आपको सीएम या पीएम बनना है तो उसके लिए मेजोरिटी ऑफ सीट्स काम करेगी। और किसी माइन्यूट इलाके में किसी किसी को पावर में आना है तो वहां पे आपको बस ये देखना है कि रेस में आगे कौन है, बस चाहे वो 10% से हो, चाहे वो 20% से हो, चाहे वो 30% से। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ओजस्वी हो सो गए? ओजस्वी? ठीक है। एफपीडीपी और पीआर का डिफरेंस करना है, ये पेपर में जरूर आएगा। जिसको आंसर राइटिंग के लिए सबमिशन होगा कि आपको आंसर लिख के देना है, सबमिट कराना है, उसको ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। एफपीडीपी और पीआर का डिफरेंस। एफपीडीपी के अंदर कंट्रीज जो है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ जाती है। पीआर में या तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ती है या पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। एफपीडीपी जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। पीआर में एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं, अलग अलग पार्टीज भी पावर में आ सकती हैं। एफपीटीपी में हम या तो पार्टी के लिए भी वोट कर सकते हैं और कैंडिडेट के लिए भी वोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे इलाके से बल्ली खड़ा है और मुझे लगता है कि बल्ली बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मुझे उसकी पार्टी पसंद नहीं है पर मुझे वो कैंडिडेट पता है कि मेरे इलाके में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं इसको वोट दूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने इलाके वाला कैंडिडेट बहुत पसंद है इसलिए आप वोट कर दो, या फिर आपको जो है वो पार्टी बहुत पसंद है इसलिए आप वोट कर दो। हो सकता है आपको बीजेपी में हर कोई पसंद नहीं आता हो पर आपको मोदी इतना इन्फ्लुएंसिंग लगता है कि आप मोदी के चक्कर में अपने एरिया वाले जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसको भी वोट डाल देते हो। पीआर में जो है आप सिर्फ पार्टी के लिए वोट करते हो, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते हो। एफपीटीपी में जीत हासिल करने के लिए आपको मेजोरिटी ऑफ सीट्स चाहिए होती है वोट से ज्यादा। पीआर के अंदर आपको जितने वोट्स मिलेंगे उतनी सीटें मिल जाएंगी। तो एफपीटीपी में सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस्सा कुर्सी का। पीआर के अंदर आपको वोट्स बहुत मैटर करता है, जिसको जितने वोट्स उतनी ज्यादा रजिस्टर उसको मेंबरशिप मिल जाती है। एफपीटीपी में कैंडिडेट जो 50+1% वोट्स ले जाता है, अच्छा, जो विनिंग पार्टी है जरूरी नहीं है कि उसको 51% वोट्स मिले हों, विनिंग पार्टी का ऐसा जरूरी नहीं है। और पीआर सिस्टम में जो पार्टी जीतती है उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स भी मिलते हैं, मतलब वैसे तो सारी पार्टी आती हैं। एफपीटीपी में यूके और इंडिया एग्जाम्पल है, पीआर के अंदर इसराइल और नेदरलैंड्स एग्जाम्पल है। पीआर का जो फिफ्थ पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु विंस गेट द इलेक्शन ऑफ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, इसको बस इतना याद रख लेना एज इट इज, क्योंकि सारी पार्टी पावर में आती है तो सबको ही वोट्स मिलते हैं, जिसको वोट मिलेगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट एफपीडीपी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने एफपीडीपी सिस्टम को क्यों अपनाया, पीआर सिस्टम क्यों नहीं लिया, एफपीडीपी ही क्यों? ठीक है। ओजस्वी रीड। तो ये आपको 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड एफपीडीपी सिस्टम। इंडिया ने एफपीडीपी सिस्टम इसलिए अपनाया, पहला पॉइंट कि एफपीडीपी सिस्टम आपको पार्टीज में भी ऑप्शन देते हैं कि कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करना चाहते हो, प्लस आपको कैंडिडेट में भी ऑप्शन होता है। तो आप अपनी मर्जी से वोट कर सकते हो, आपको कैंडिडेट पसंद है कैंडिडेट के लिए वोट करो, आपको पार्टी पसंद है आप पार्टी के लिए वोट करो, मर्जी है आपकी। Second, in other electoral systems, especially PR, voters are often asked to choose a party and the representative are elected on the basis of parties. तो आपको नहीं पता होगा पीआर सिस्टम का सबसे नेगेटिव पार्ट ये है, अगर आप एफपीटीपी में हो तो आपको पता है अगर आप वोट डालते हो तो आपके इलाके से कौन सा बंदा पावर में आ जाएगा। ठीक है। तो आपको पता होता है कि आपके एरिया से कौन सा पर्सन वोट पाने के लिए खड़ा है, कौन सा पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा है। बट पीआर सिस्टम में यू नेवर नो, हो सकता है कि आपने पार्टी को वोट कर दिया बट आपको ये नहीं पता कि आपके एरिया में आके कौन सा बंदा रूल करेगा, ये कौन कौन से मेंबर्स को मंत्री की पोस्ट मिलेगी, यू रियली डोंट नो एनीथिंग, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक एफपीटीपी, द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप एफपीटीपी द्वारा वोट करते हो, जैसे कि अभी हमारे यहाँ से केजरीवाल को चुना है तो लोगों को पता है कि उन्होंने केजरीवाल के लिए वोट किया है,
तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो केजरीवाल हाय हाय हम कर सकते हैं। तो जब आपको जो है पता है कि अगर देश में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें पता है हम पीएम मोदी को हाय हाय कर सकते हैं। तो जब आप अपनी पसंद से अपने नेता को चूज करते हो, आपने खुद वोट किया होता है और आपको पता होता है कि मेरे वोट करने से ही ये बंदा पावर में आया है, तो आप उसको अकाउंटेबल रख सकते हो कि मेरे एरिया में या मेरे देश में या मेरी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी वजह से है। ठीक है। पीआर सिस्टम के अंदर तो पता ही नहीं होता कौन सा बंदा पावर में आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देन this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government. ये खासियत होती है एफपीडीपी की कि एफपीडीपी में कोई एक ही पार्टी पावर में आएगी, बाकी सब विपक्ष में खड़े हैं, पर कोई सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? एक पार्टी जो जीती है। तो अगर बीजेपी जीती है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, कितना थू थू कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलेगी तो मोदी की, चलेगी तो आपकी बीजेपी सरकार की ही, क्योंकि वो पावर में है, तो ये बहुत स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। वहीं पे अगर पीआर सिस्टम के तहत हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को भी पावर मिल जाए, कांग्रेस को भी पावर मिल जाए, एआईडीएम को कोई पावर मिल जाए, आपका आम आदमी पार्टी को पावर मिल जाए, और किसी को बिल को रिप्रेजेंट करना हो, कोई बिल को लॉ बनाना हो, इतने हो हल्ले मचेंगे, इतना सारी पार्टी टांग अड़ाएंगी कि वो बिल कभी पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है। हर कोई अपनी चलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती। Then the system also discourage political party to get all their votes only from one caste or community. जब एफपीडीपी सिस्टम होता है तो हर एरिया से अलग बंदा खड़ा हो रहा है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। तो देर आर गुड रिप्रेजेंटेशन, हर एरिया वाइज आपको गुड रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, किसी एक कास्ट या एक कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं चलता। देन लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस के बाद हमने एफपीटीपी अपनाने की सोची थी। काफी समय तक हमारे देश में वन पार्टी डोमिनेंस चलता रहा, दैट वाज कांग्रेस पार्टी। पर 1989 के बाद कुछ डिफरेंट हुआ, लोगों का बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज पावर में आई, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जो थी वो बन गई थी, एंड उन्होंने काफी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कांग्रेस के अगेंस्ट। एंड कांग्रेस के भी काफी सारे ऐसे रिप्रेसिव मेजर्स हो गए थे, कांग्रेस ने लोगों को दबाना शुरू कर दिया था कि 1989 में कांग्रेस को 51% ऑफ सीट्स नहीं मिली। पहली बार कांग्रेस को इतना बड़ा झटका मिला, एंड उसके बाद से नया एक तरीका स्टार्ट हुआ, मल्टी मल्टी पार्टी कोलिशन, जहाँ पे दो तीन पार्टीज अपने अपने वोट्स, अपनी अपनी सीट्स को इकट्ठा करके मेजोरिटी में पावर में आ सकती हैं। कि तुझे 30 वोट मिले हैं, मुझे 10 वोट मिले हैं, इसको 15 वोट मिले, चलो इकट्ठे कर लेते हैं, 55 वोट्स, 55% सीट्स हो गई है। तो तुम्हें अगर 30% सीट्स मिली है, मुझे 20 मिली है, और इसको 15 सीट्स मिली हैं, तो चलो इकट्ठा कर लो, 45% सीट्स हो गई। अब हम जो 55% सीट्स होगी, तो हम जो है मेजोरिटी वाला क्राइटेरिया क्लियर करते हैं, हम तीनों पार्टी साथ में रूल करेंगी। तो ये मल्टी पार्टी कोalition का एक एरा स्टार्ट हुआ 1989 के बाद से, वन मार्कर में याद रखना साल 1989। ठीक है। और अब जो है बहुत सारी पार्टीज कंपटीशन में आ गई है, पहले एक ही पार्टी होती थी, बट अब काफी सारी पार्टीज कॉम्पीट करती हैं, एंड इंडिया को ये एक नया लुक देती हैं, और छोटी छोटी पार्टीज को इलेक्शंस में खड़े होने का मौका मिलता है, प्लस इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लोगों को ज़्यादा पावर मिलती है कि अगर देखो तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम दूसरी पार्टी को पावर में ला देंगे। इतना क्लियर है? एनी डाउट्स ऑफ? अगला टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अंशिका, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहता है कि इलेक्शन सिस्टम का भरोसा तब कब तक कायम रहेगा, कब कायम रहेगा लोगों को इस इलेक्शन के मतदान के तरीके पे, जब ये फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे, तभी लोग जो है उठ के वोट करने जाएंगे, तभी उनको रहेगा कि मेरा वोट मैटर करता है, मेरे को वोट डालना चाहिए। जब तक फ्री एंड फेयर होगा, अगर इसमें भी धोखाधड़ी चल रही होगी, लोग अपनी अपनी चला रहे होंगे, तो लोगों का इस सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, और लोग उठ के जो अपना संडे खराब करते हैं, अपनी छुट्टी खराब करते हैं, जाके वोट डाल के आते हैं, वो ये सब नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र जो है रियलिटी में हो, हिंदुस्तान के अंदर लोगों की चले, तो हमें इलेक्शन सिस्टम को इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, बायस नहीं रखना होगा। एंड इसमें जो है डेस्परेशन की जगह ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोट दे, ताकि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो सके, प्लस इलेक्टोरल रिजल्ट जो हो वो बायस्ड ना हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन
बहुत ज़रूरी होता है कि अडल्ट सिटीजन को वोट करने का हक दिया जाए। तो हमारे यहाँ पे वोट करने की मिनिमम एज क्या है हिंदुस्तानियों को? 18। अगर आप 18 साल के हो, हिंदुस्तानी हो, काफ़ी है ये वोट डालने के लिए। आप फ़र्क नहीं पड़ता ऊंची जात के हो, नीची जात के हो, पैसे वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, barely matters. You have to be Indian and you have to cross the age of 18. This is what a universal adult franchise is. Every Indian citizen who is above the age of 18 has a right to vote. In many countries, citizens, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि लोगों को आज़ाद होते साथ ही ये राइट टू वोट नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत रही औरतों की, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लेट राइट टू वोट मिले। बट हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जिसने आज़ाद होते साथ ही हर व्यक्तिगण को राइट टू वोट दिया। ये इंडिया की खासियत है। टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मेंट, 1989 तक ये वन मार्कर में याद रखना, पहले अडल्ट की डेफिनेशन थी 21 साल की उम्र। 1989 के बाद से इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। ईयर याद रखना, वैसे किसी बुक में 88 है, किसी बुक में 1989 है, वो चेक कर लेना। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इससे आपको मौका मिलता है कि आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हो आप उसको वोट देके पावर में ला सको। इतना क्लियर है? ठीक है। वेदिका, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्तिगण जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है उसको वोट देने का हक है, उसी प्रकार हर हिंदुस्तानी को इलेक्शंस में खड़े होने का भी हक है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन का भी राइट है। तो हमारे यहाँ पे हर किसी को हक है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए। बट एक एज क्राइटेरिया कि एक एज के बाद ही आप खड़े हो सकते हो। जैसे कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, वन मार्कर। ठीक है। वैसे राज्यसभा की भी है कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ। राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है तो 30 साल मिनिमम एज होती है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है। तो इसमें लोकसभा का दिया हुआ, आपको लोकसभा का याद रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। उसके अलावा एक और लीगल प्रोविजन है, अगर किसी केस के रहते हुए, किसी भी केस के तहत अगर कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा की जेल में समय काट चुका हो, जिसको 2 साल से ज़्यादा की जेल हो चुकी हो, इम्प्रिजनमेंट हो चुकी हो, तो वो इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता। आपकी इनकम, आपकी एजुकेशन, आपका धर्म, आपकी क्लास कोई मैटर नहीं करती है। आपको इलेक्शंस में खड़ा होना है। और अगर आप जेल में नहीं गए हो, 25 साल से उम्र की क्रॉस कर चुके हो, आपको हक है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन करने का। इसीलिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें कॉन्टेस्ट इलेक्शन की जो आपकी फैसिलिटी है वो सबके लिए ओपन है, एवरी सिटीजन के लिए। इतना क्लियर हुआ? राज्यसभा के लिए मिनिमम एज है 30। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज है 30। और आपका जो वो है प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज है 35। ऐसा मानते हैं कि एक उम्र के बाद आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। है ना? तुम लोगों ने काफ़ी बड़ी उम्र के लोग बड़े बेवकूफ़ से देखे होंगे, देखे नहीं देखे? है ना? ठीक है। अगला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में इलेक्शंस अच्छे से हों, इम्पार्शियल वे में हो, कोई घोटाला ना हो, कोई घपला ना हो, उन सब का मैनेजमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। सिर्फ तो बहुत सारे एफर्ट्स करे गए हैं हमारे देश में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने स्टेप उठाया था हमारी सरकार ने, वो था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक कमीशन बनाना। एंड ये जो है इनका मुख्य काम होता है सुपरवाइज एंड कंडक्ट करवाना इलेक्शंस को, नज़र रखना कि इलेक्शंस ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, और जगह जगह इलेक्शंस कंडक्ट कराना, उनका चार्ट बनवाना। आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 324 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन बनाना होगा। एंड उसका मेजर काम क्या होगा? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। सुपरिटेंडेंस ध्यान रखना, डायरेक्शन देना, इलेक्टोरल रोल बनाना है, कौन सी पार्टी का कौन सा चिन्ह है, कौन सी डेट पे इलेक्शन होगा, एंड उसके अलावा पूरे देश में इलेक्शंस करवाना।
सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंटरप्रिटेशन को आर्टिकल 324 को पूरा पूरा एक्सेप्ट किया है एंड इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट करने के लिए हर स्टेट के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जाएगा जो कि जगह जगह देखेगा कि इलेक्शन का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये एक चीज याद रखना, जो इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है या इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उनका मेजर काम है स्टेट के इलेक्शंस करवाना और आपके सेंटर के इलेक्शन कराना। पीएम और सीएम के जो इलेक्शंस होंगे वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होंगे, इलेक्शन कमीशन के अंदर होंगे। पर जो आपके लोकल लेवल बॉडीज है, पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होंगे। तो दो लेवल के इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका जो है इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो आपका सेंटर का और स्टेट का इलेक्शन देखेगा। पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, नॉट कमिश्नर, ऑफिसर होते हैं, जो जगह जगह बूथ ठीक से लगा है कि नहीं, ठीक से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। टिल 1989 इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद जब 1989 का इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे फिर एक की जगह 3 इलेक्शन कमिश्नर कर दिए गए थे कि 1+2 का इन्होंने कॉम्बो निकाला था। 1989 के इलेक्शन होते साथ ही फिर दोबारा ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई थी। फिर उसके बाद 1990 का जब इलेक्शन हुआ तो ये फिर मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी। तो अभी प्रेजेंटली 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तीनों की पावर सेम है, तीनों की सैलरी सेम है। 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशंस को देखता है, बट इसकी पावर ज़्यादा नहीं होती है बाकी दोनों से, तीनों की सेम पावर्स होती हैं, ठीक है। और इनको कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। तो इनकी अपॉइंटमेंट किसके अंडर होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की प्रेसिडेंट के अंडर होती है। और इनका नाम कौन रेकमेंड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड करते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ सीईसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको एक बार चुन लिया जाता है तो 6 साल, या तो वो 6 साल का पूरा टर्म निभाएगा या उसकी 65 साल तक की उम्र तक वो बैठेगा। मतलब कि अगर मैं 61 की एज पे सिलेक्ट हुई एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो या तो मेरे 6 साल कंप्लीट हो जाए या मेरी 65 की एज पहले आ जाए। जो चीज़ पहले आ जाएगी उसके बेसिस पे मेरे को हटा दिया जाएगा, मेरी रिटायरमेंट आ जाएगी। तो 4 साल बाद मैं 65 साल की हो जाऊंगी तो ये मुझे 4 साल के बाद ही रिटायर कर देंगे। वहीं पे अगर मैं 58 की एज पे सिलेक्ट होती, अगर मेरी एज 58 होती, तो मेरा 6 साल का टेन्योर होता, क्योंकि 6 साल के बाद में मैं 64 की होती, 65 की नहीं होती। या तो आपका 6 ईयर का टेन्योर पहले आ जाए या आपकी 65 की उम्र पहले आ जाए। जो चीज़ पहले आ जाएगी आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सी को उसके टर्म से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ घोटाला कर रहा है, तो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में बिल पास होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देगा और प्रेसिडेंट के साइन के अंडर जो है उसको हटाया जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के अंडर है और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के अंडर है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे इलेक्शंस का कंडक्ट करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई दबाव बने इस कमीशन के ऊपर, तो इसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिया गया है। इसको पूरी पूरी पावर्स दी गई कि आप जैसे इस अथॉरिटी को चलाना चाहो, जैसे इसकी रूलिंग्स बनाना चाहो, आप बना सकते हो। जो इलेक्शन कमीशन है इसको काफ़ी तरीके की डिफिकल्टीज फेस हुई है इलेक्शन कराने में, स्पेशली असम में जहाँ नक्सलाइट्स बहुत ज़्यादा है, पंजाब वहाँ पे भी बहुत लड़ाई दंगे रहते हैं, जम्मू कश्मीर जहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारा काफ़ी सारा मुठभेड़ रहता है। तो यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश करता है कि ढंग से इलेक्शंस करवा सके। 2002 में ऐसा हुआ था कि गुजरात राइट्स हो गए थे जो मोदी के अंडर हुए थे, गोधरा कांड वगैरह हुआ था, जो आप आगे पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हो आप पढ़ोगे, इन सब के बारे में काफ़ी आएगा नेक्स्ट ईयर में आपके। तो वहाँ पे पूरे गुजरात के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई थी, सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था उस टाइम पे, एंड काफ़ी ज़्यादा दंगा हो गया था। तो उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था, वैसे पहले भी हो चुका है, कि इलेक्शंस जो हैं पोस्टपोन करने पड़ गए थे इलेक्शन कमीशन को। तो उस टाइम पे वहाँ इलेक्शंस होने थे, बट वो पोस्टपोन हो गए और इलेक्शंस फिर लेटर ऑन हुए। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? अगला टॉपिक 4 नंबर का 100% इन योर एग्जाम, और जब फाइनल्स आप दोगे
आपका जो फाइनल पेपर होगा वो 100% मेरे ख्याल से स्कूल में ही होगा, आई एम होपिंग सो। उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, 4 मार्कर। सबसे पहले ये सुपरवाइज करते हैं, अप टू डेट वोटर लिस्ट बनाते हैं, कि जनगणना करते हैं, अलग अलग एरियाज में जाते हैं और काउंट करते हैं कितने लोग 18 साल से ऊपर के हैं, उनका वोटिंग कार्ड है कि नहीं, तो उनकी वोटिंग कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट अपडेट करवाते हैं, ताकि और मेक श्योर करते हैं जो पुराने वोटर्स हैं जो मर मर आ गए उनका नाम कैंसिल भी कर दें, जो ऐसे वोटर लिस्ट जिनका नाम तो है पर वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते उनका नाम कैंसिल कर दें। ठीक है, तो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो है टाइमिंग ऑफ इलेक्शन की, कौन से महीने में कहाँ कब कौन सी तारीख को इलेक्शन करवाना है, वो सारा स्केड्यूल ये प्रिपेयर करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, डेट्स निकालते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख, कि आप अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो तो आ जाओ अपना नाम लिखवा लो, वो सारी चीज़ें भी ये करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इलेक्शन करवाना, उसका फाइनल रिजल्ट निकालना, ये सारा काम भी होता है। पूरे प्रोसेस में ये फ्री एंड फेयर करने की सारा काम कोशिश करते हैं। इन्हें अगर किसी एरिया में कुछ गड़बड़ लगती है तो ये वहाँ पे पोस्टपोन भी करते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रिकॉग्निशन, पार्टीज का नाम और पार्टीज के सिंबल अलॉट करते हैं। ये वाला सिंबल किसका है? कमल का फूल। कमल का फूल। झाड़ू। बीजेपी झाड़ू। ओके, तो इलेक्शन कमीशन जो है ये सिंबल्स अप्रूव करता है। हो सकता है आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हो, आप सिंबल लेके जाओ, ठीक है, आप झाड़ू की जगह तिल्ली वाली झाड़ू ले गए, उसने वो आपने बोला वो तो फूल झाड़ू यूज करता है, हम तिल्ली वाली झाड़ू दिखा रहे हैं, तो क्या एक्सेप्ट करेगा इलेक्शन कमीशन? नहीं करेगा ना। उसी तरह से बीजेपी का भी लोटस है, आप भी लोटस बना के ले जाओ, जैसे मैं चली गई लोटस सर्कल स्टडी सेंटर लेके कि हम तो वोट इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, हम तो लोटस रिप्रेजेंट करेंगे, पर उनकी 5 पंखुड़ियां होती हैं, हम 7 पंखुड़ियां देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है कि आप ये सिंबल ले सकते हो या आप ये सिंबल नहीं ले सकते। तो जब आप वोटिंग के लिए जाते हो आप 3 सिंबल सबमिट करवाते हो, तो वो जोन सा भी अप्रूव करेंगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, ये भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, करते हो कि इस देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या क्या बदलाव आने चाहिए, जितना भी इलेक्शन प्रोसेस है हिंदुस्तान का उसमें क्या बदलाव आना चाहिए, आपको क्या लगता है? ठीक है, सबसे पहले हमें इलेक्शंस को और फ्री और फेयर करना चाहिए। दूसरा, adults with the acceptance of adult suffrage, freedom to contest election and with establishment of independent election commission, India has tried to make it। तो इंडिया ने हमेशा कोशिश करी है अपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने की। उसके अलावा चाहिए, स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा सा वैसे दे रखा है, इलेक्शन कमीशन के अंडर जो है वेरियस पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी, काफ़ी सारे ग्रुप्स, वो सारे जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी बातें करते हैं। सजेशंस अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें एफपीटीपी के साथ साथ थोड़ा सा पीआर मिक्सिंग करनी चाहिए, सब पार्टीज थोड़ा थोड़ा पावर में आएंगी तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर हमें जो है विमेन के लिए रिजर्वेशन करनी चाहिए, जैसे हमने लोकल बॉडीज के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज के अंदर जो है, या फिर आपका पंचायत के अंदर वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दे रखा है, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में भी हमें जो है 1/3 रिजर्वेशन देना चाहिए। देन हमें यूज ऑफ मनी को कंट्रोल करना चाहिए। आपको भी पता है मोहल्ले मोहल्ले में लोग जो हैं अपना प्रचार करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले जब वोटिंग के लिए बात हुई थी, तो आई डोंट नो कौन सी पार्टी के थे, वो 1-1 किलो घी का डब्बा बांट रहे थे कि 1 किलो घी का डब्बा ले लो हमें वोट देना। कोई कुकर के अंदर 1,000 रुपए का नोट, तब चलता था 1,000 रुपए का नोट, कुकर के अंदर कुकर दे रहा था और उसके अंदर 1,000 रुपए का नोट डाल के दे रहा था कि हमें वोट देना। कोई फ्री में बिरयानी और एक दारू की बोतल दे रहा था, हमें वोट देना। ये होता है। तो ये सब यूज ऑफ मनी कंट्रोल में होने चाहिए। जिन लोगों के पीछे क्रिमिनल केस चल रहा है, चाहे वो जेल में गए हैं या नहीं चल गए हैं, अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो उस बंदे को जो है इलेक्शन में खड़े होना नहीं देना चाहिए। धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और बढ़नी चाहिए, हमें और अच्छे से पता होना चाहिए किस हिसाब से चुनाव हो रहा है, किस हिसाब से नहीं हो रहा है। एंड इसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो नज़र रख सके इलेक्शंस के ऊपर। अब जो है ये ईवीएम का पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है।
इलेक्टोरल रिफॉर्म 21st सेंचुरी के अंदर अब एक नई मशीन आई है जिसमें वोटिंग का एक नया तरीका आया है, ईवीएम मशीन, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, और वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, एंड नोटा, नन ऑफ द अबव। ये तीन चीजें खास आई है। ईवीएम में आप बटन दबाते हो, वीवीपीएटी के अंदर आपको सिंबल दिखा देता है कि देखो आपने ये वाला सिंबल सेलेक्ट करा है, ये वाली पार्टी सेलेक्ट करी है, वो आपको एक पूरी पर्ची पे लिखा हुआ दिखाता है। और नोटा, अगर आपको किसी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप नोटा का बटन दबा दो कि ये इनमें से कोई भी पार्टी लायक नहीं है पावर में आने के, तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस नई नई ये जो है अपग्रेडेशन है इलेक्शन सिस्टम के अंदर। रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल, सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अब जो है एग्जिट पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि आप जो है कितने लोगों से जो है कैंपेनिंग करवाएंगे एंड ऑल। उसके अलावा आप 50 से 70 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो लोकसभा इलेक्शन के लिए पर पर्सन, पर कैंडिडेट 50 से 70 लाख से ऊपर का इलेक्शन पे खर्चा नहीं कर सकता, बट इससे कई ज़्यादा खर्चा होता है। और आप जो है 20 से 28 लाख असेंबली, जो एमएलए वगैरह लोकल वाले जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए आप 20 से 28 लाख नहीं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, पर लोगों का करोड़ों का खर्चा इसी में हो जाता है। बट इन्होंने जो है अब उस पर लिमिट लगाई कि मत करो। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन फंडिंग, ये सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं जिससे इलेक्शन प्रोसेस को और बेटर किया जा सकता है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। कंटेम्प्रेरी मतलब करंट इंडिया के अंदर। इतना समझ में आया? कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, पूछ लो। एनी डाउट?